हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बंगाल विभाजन से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित पार्ट 1 एवं पार्ट 2 वीडियो को अपलोड कर दिया है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जो है 1905 में किया जाता है और बंगाल विभाजन के समय जो है वायसराय जो होता है ये लॉर्ड कर्जन होता है। चूंकि लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन करते हैं, तब बंगाल विभाजन करने का ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य बंगाल में बढ़ रहे राष्ट्रीयता की भावना यानी राष्ट्रवाद को कम करना था। चूंकि बंगाल प्रांत सबसे शिक्षित और बड़ा प्रांत था, तो इस वजह से जो है वहाँ जो राष्ट्रीयता की भावना यानी राष्ट्रवाद की भावना जो बढ़ रही थी उसको कम करना था। साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम एकता को कम करना तथा बंगाल में एकजुटता की जो शक्ति है उसको कम करना था। तो अच्छा, आखिर कम करने के पीछे उद्देश्य क्या था? तो चूंकि इससे पूर्व 1857 जैसी महान क्रांति हो चुकी होती है, इस वजह से अंग्रेज कहीं ना कहीं चिंतित होते हैं कि बंगाल प्रांत में भी हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ते जा रही है और राष्ट्रीयता की भावना बढ़ रही है। इस वजह से अंग्रेज ने सोचा कि बंगाल को सांप्रदायिक आधार पर इसका बंटवारा कर दिया जाए, जिससे कि हिंदू मुस्लिम में फूट डाल दिया जाए और मुस्लिम को अपने पक्ष में किया जाए। क्योंकि मुस्लिम उस समय जो है उतने शिक्षित और पढ़े लिखे नहीं थे। इस वजह से जो है ब्रिटिश सरकार ने चाहा कि मुस्लिम देश से उसने बंगाल का विभाजन किया। तो चलते हैं बंगाल में। बंगाल में उस समय क्या होता है? बंगाल में मुख्य रूप से जो है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और छत्तीसगढ़ का कुछ भाग, छत्तीसगढ़ का कुछ भाग बंगाल प्रांत में होता है। और उस समय इसकी जनसंख्या जो होती है बंगाल में, इसकी जनसंख्या लगभग 8 करोड़ होती है। एवं यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रूज फ्रेजर होते हैं। एंड्रूज फ्रेजर होते हैं। अब आप यह जान लीजिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या होता है। जैसे पूरे भारतवर्ष पर शासन जो है यानी पूरे भारत पर शासन वायसराय कर्जन कर रहे थे, जबकि भारत जो है कई प्रांत में बटा हुआ था और उनमें से एक प्रांत था बंगाल, जिसका जो है शासन लेफ्टिनेंट गवर्नर कर रहे थे। जैसे भारत में 28 राज्य में 28 मुख्यमंत्री होते हैं, उसी तरह जो है बंगाल प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रूज फ्रेजर था। बंगाल का विभाजन इस तरह से किया गया कि पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों की संख्या अधिक कर दी गई, जबकि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की संख्या अधिक कर दी गई। तो उस समय तो बंगाल में ये जो बिहार झारखंड आप देख रहे हैं ये कुछ नहीं था, सिर्फ बंगाल था और बंगाल को 2 भागों में बांटा गया। जबकि अभी को इन सारी चीजों को हम लोग कंपेयर करते हैं तो अभी के जो पश्चिमी बंगाल में यानी उस समय के तत्कालीन बंगाल में ये सारे राज्य शामिल थे, जबकि पूर्वी बंगाल में चटगांव, शाही के जिले एवं शेष बंगाल शामिल थे। तो उसमें पश्चिमी बंगाल में कौन कौन थे? तो बिहार, उड़ीसा, झारखंड, शेष बंगाल, जो बंगाल के भाग बच गए थे पूर्वी बंगाल का, वो उसको पश्चिमी बंगाल में, तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से को पश्चिमी बंगाल में शामिल किया गया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता कर दी गई, जबकि पूर्वी बंगाल की राजधानी जो है वो ढाका कर दिया जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो पूरे बंगाल के एंड्रूज फ्रेजर थे उसको पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया जाता है, जबकि पूर्वी बंगाल जिसे असम और पूर्वी बंगाल क्षेत्र कहा गया उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है ब्रूमफील्ड फुलर को बना दिया जाता है। ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र होता है, जबकि ये पश्चिम बंगाल जो होता है ये हिंदू बहुल क्षेत्र होता है। इसकी जनसंख्या लगभग 5 करोड़ होती है और 5 करोड़ में जो है लगभग 1 करोड़ मुस्लिम होते हैं।
जबकि इधर की जनसंख्या 3 करोड़ होती है लगभग, जिसमें 1 करोड़ हिंदू होते हैं। तो इस तरह से बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का तर्क क्या था? तो इसको प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, जबकि बंगाल विभाजन जो है मुख्य रूप से ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक आधार पर किया, जिससे कि हिंदू मुस्लिम में फूट जाया जाए। यही लेफ्टिनेंट गवर्नर जो पूर्वी बंगाल जो होता है, यानी नया राज्य के रूप में जिस समय बनता है, नया प्रांत के रूप में बनता है, तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रूमफील्ड फुलर को जो बनाया जाता है, इन्होंने ही कहा था कि हमारे भारत में हमारी 2 पत्नियां हैं, निस्संदेह मुस्लिम पत्नियां मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। क्योंकि ये इन्होंने पूर्वी बंगाल में यानी असम एवं पूर्वी बंगाल क्षेत्र में ऐसा कहा था, क्योंकि यह मुस्लिमों को अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहे थे, इस वजह से इन्होंने ऐसा कहा। तो चलिए आगे देखते हैं कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की जाती है एवं इसके विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ होते हैं तथा बंगाल विभाजन लागू कब से होता है। तो ये 3 प्रमुख डेट है जिससे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तथा स्वदेशी आंदोलन के दौरान किन चीजों का बहिष्कार किया जाता है एवं भारत में स्वदेशी एवं आत्मनिर्भरता के तहत जो है किन किन कंपनियों की स्थापना होती है, उन सारे चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बंगाल विभाजन की जो घोषणा होती है वो 20 जुलाई 1905 को होती है। इससे एक दिन पूर्व 19 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की जो रूपरेखा होती है वो आम जनता के समक्ष रखी जाती है कि बंगाल विभाजन जो है किस तरह से किया जाएगा, और इसकी घोषणा जो है, इसका प्रकाशन जो है 20 जुलाई 1905 को जो है कर दिया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, तो 20 जुलाई 1905 को, और बंगाल विभाजन लागू कब हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 को। ये दोनों डेट आप याद रखेंगे। एवं इसके विरोध स्वरूप, जैसे 20 जुलाई को जब बंगाल का विभाजन हो जाता है तो 20 के बाद 10-30 यानी यहाँ हो गया 10 दिन, 17 यानी 17-18 दिन बाद जो होता है लगभग बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप जो है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाता है। तो जब 20 जुलाई 1905 को ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का घोषणा करते हैं तो बंगाल के प्रमुख नेताओं ने इसका विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं, और इसके जो दुष्परिणाम है एवं इसके जो भी हानि है उनको आम जनता से अवगत कराना शुरू करते हैं। और 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक जनसभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें लगभग 75,000 लोगों ने इसमें शामिल होता है। लगभग 75,000 लोग इसमें शामिल होते हैं, और इसमें जो है स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रस्ताव को औपचारिक रूप से पारित किया जाता है। और इस सभा का नेतृत्व जो है कासिम बाजार के महाराजा मनीम चंद्र नंदी के द्वारा किया जाता है, और इसमें जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये भी मौजूद होते हैं। ये वही सुरेंद्र नाथ बनर्जी है जो असम के कलेक्टर थे, जिनको नस्ली भेदभाव के कारण जो है इनको IAS के पद से बर्खास्त किया, यानी कलेक्टर के पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान किन किन चीजों का बहिष्कार किया जाता है और किन चीजों को अपनाया, स्वदेशी के तहत किन किन कंपनियों की स्थापना की जाती है, ये सारे चीजों पे हम चर्चा करेंगे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है मुख्य रूप से विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाता है एवं विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती है। तो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन के तहत जो है विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, तो आप स्वदेशी आंदोलन के दौरान बताएंगे। दूसरी चीज है विदेशी कपड़ों की दुकानों पे धरना। ऐसे जो भारतीय जो विदेशी कपड़ों बेच रहे थे, भारतीय भी जो विदेशी कपड़े बेच रहे थे, उनके दुकानों पे भी धरना प्रदर्शन किया गया, यानी धरना दिया गया कि आप भारतीय हैं लेकिन विदेशी कपड़ा आप बेच नहीं सकते हैं। एवं सरकारी नौकरी, जैसे ब्रिटिश सरकार के अधीन जो भी कर्मचारी एवं पदाधिकारी कार्य कर रहे थे, वो उन लोगों ने भी सरकारी नौकरी का बहिष्कार किया। शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। जैसे जो भी भारतीय थे
जो ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने भी इसका बहिष्कार, मतलब ब्रिटिश सरकार के स्कूल में पढ़ने से बिल्कुल इनकार कर दिया। तो इसी के दौरान जो होता है बंगाल का उस समय जो मुख्य सचिव होते हैं कार्लाइल करके, जैसे अभी बिहार के मुख्य सचिव कैसे हैं, मुख्य अमीर सुबहानी, तो मुख्य सचिव जो होता है बिहार सरकार या किसी भी राज्य सरकार का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो जैसे उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे एंड्रूज फ्रेजर थे, मतलब मान लीजिए कि वो मुख्यमंत्री जैसे शासन कर रहे हैं, लेकिन वह जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं लॉर्ड कार्लाइल, उन्होंने एक आदेश जारी करता है कि जिन भी शिक्षण संस्थाओं में या जिन भी कॉलेजों महाविद्यालयों कॉलेजों एवं स्कूलों से जो भी मतलब विद्यार्थी जन आंदोलन में शामिल होंगे उनको जो है स्कूल से निष्कासित कर दिया जाएगा एवं उसके पेरेंट्स को ये सर्टिफिकेट दिया मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के देना होगा कि आपके बच्चे जन आंदोलन में एवं स्वदेशी आंदोलन या बंगाल विभाजन स्वरूप जो आंदोलन हो रहे थे उस आंदोलन में शामिल नहीं हुए हैं, तभी आपके बच्चे को इसमें मतलब दाखिला दिया जाएगा या फिर पढ़ने की अनुमति दी जाएगी। फिर स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही महिलाओं ने विदेशी चूड़ियों तक को पहनना मतलब इनकार कर दिया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही सर्वप्रथम महिलाओं ने जो है जन आंदोलन में या बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप इसमें शामिल होती है। यहाँ तक और इस आंदोलन में नमक एवं चीनी तक का भी बहिष्कार किया गया एवं जलाया भी गया। तो इन सारे आयामों से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सर्वप्रथम पूछे जाएंगे कि चलिए भाई स्वदेशी आंदोलन जो है इसकी शुरुआत कब होती है, तो 7 अगस्त 1905 को। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो कोलकाता के टाउन हॉल में। या स्वदेशी आंदोलन की जब शुरुआत होती है तो इसी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी होते हैं। इन्होंने इसी समय कहते हैं कि फेडरेशन हॉल की मतलब जो है बंगाल विभाजन के विरोध में फेडरेशन हॉल की स्थापना की जाए। तो इसकी स्थापना जो होते हैं जब बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को होता है, उसी दिन जो है आनंद मोहन बोस ने फेडरेशन हॉल की स्थापना की नींव डालते हैं। तो कब डालते हैं फेडरेशन हॉल की स्थापना की नींव, तो 16 अक्टूबर 1905 को। तो किसने, आनंद मोहन बोस ने। और वही पूछे जाएंगे कि इसकी स्थापना का सुझाव किसने देते हैं, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप जो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है उस दौरान किन किन छोटी बड़ी कंपनी एवं शिक्षण संस्थानों की स्थापना होती है एवं किन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो है बंगाल विभाजन का विरोध किया जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है और स्वदेशी आंदोलन की घोषणा इस उद्देश्य से किया जाता है कि 16 अक्टूबर 1905 से जो बंगाल विभाजन प्रभावी या लागू होगा उसको रद्द किया जाए। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया जाता है और इस दौरान जो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है वो लगातार बंगाल विभाजन के रद्द तक चलते रहता है। तो उस दौरान किन किन बड़ी छोटी बड़ी कंपनियों की स्थापना होती है इस विषय में हम लोग देखेंगे। जैसे स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो होता है कपड़ा मिलों की स्थापना होती है, साबुन की फैक्ट्रियां स्थापित होती है, दिया सलाई की कारखाने स्थापित होते हैं एवं बंगाल में जो है बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना होती है। तो बंगाल के केमिकल फैक्ट्री की स्थापना प्रफुल्ल चंद्र राय करते हैं। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना किसने किया, तो प्रफुल्ल चंद्र राय। वही जैसे 1907 में जो होता है आयरन एंड स्टील फैक्ट्री की स्थापना जो है जमशेदजी टाटा द्वारा किया जाता है। तो ये भी जो है मतलब बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही आयरन एवं स्टील फैक्ट्री की स्थापना होती है। अब शिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय शिक्षा, क्योंकि उस समय शिक्षा का भी बहिष्कार किया गया था, विदेशी शिक्षा एवं शिक्षण संस्थानों का भी बहिष्कार किया गया, तो उस दौरान जो है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाती है। प्रश्न पूछे जाएंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई, तो 1906 में। वही बंगाल में तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु या तकनीकी शिक्षा हेतु बंगाल प्रौद्योगिकी इंस्टीट्यूट यानी बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाती है एवं बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की जाती है। तो बंगाल नेशनल कॉलेज की भी स्थापना स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही होते हैं और इसकी स्थापना जो है 14 अगस्त 1906 को किया जाता है।
पूछे जाएंगे कि बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना कब हुई, तो 14 अगस्त 1906, और इसके संस्थापक होते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो पूछे जाएंगे कि बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसने की है, तो रविंद्रनाथ टैगोर, और इसके प्रथम प्रिंसिपल जो होते हैं, प्राचार्य जो होते हैं, अरविंद घोष के बनाया जाता है। ये वही अरविंद घोष हैं जो गर्मपंथी नेता थे, गर्म दल के नेता थे, जो बाद में अपना सन्यासी जीवन फिर व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। अब चलते हैं कि किन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी जो है बंगाल विभाजन का विरोध किया जाता है। तो यहाँ 3 पत्रिका मुख्य रूप से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पूछे जाएंगे कि इसमें से कौन ऐसी पत्रिका है या पत्र है जिसके माध्यम से बंगाल विभाजन का विरोध नहीं किया जाता था। आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक डिफरेंट रहेगा, उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ एक संजीवनी पत्र है जिसके जो है संपादक हैं कृष्ण कुमार मित्र। यही वही संजीवनी पत्र है जिसके माध्यम से कृष्ण कुमार मित्र ने सर्वप्रथम बताया कि जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का जो है सुझाव किसने दिया, तो कृष्ण कुमार मित्र ने। तो किस पत्रिका के माध्यम से, तो संजीवनी पत्रिका के माध्यम से। वही बंगाली नामक पत्रिका जो है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा संपादित किया गया एवं इसका संचालन किया जाता था। तो हुआ कि बंगाली पत्रिका के संपादक जो थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यही जो इसे बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप या बंगाल विभाजन का विरोध का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो यही सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। इसके बाद इनके बारे में मैंने बताया था कि ये जो है एक कलेक्टर थे, असम के कलेक्टर थे जिनको बर्खास्त कर दिया जाता है। और इससे संबंधित एक और पत्रिका है जो हितवादी है, इसके संपादक गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। एवं इसी दौरान ही इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की जाती है और इसके संस्थापक होते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, और इसकी स्थापना जो है 1906 में किया जाता है। तो होता क्या है कि जो भारत में जो है प्राचीन कला एवं संस्कृति को जो है संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की जाती है 1906 में अवनींद्रनाथ टैगोर। ये अवनींद्रनाथ टैगोर जो होते हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई होते हैं, सगे भाई होते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे देखें। तो अब हम लोग देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व भारत के विभिन्न भागों में किन लोगों के द्वारा किया जा रहा था। तो दिल्ली में जो है हैदर राजा खां के द्वारा किया जा रहा था। वही पंजाब में लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह के द्वारा किया जा रहा था। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा था। और पूना एवं मुंबई में जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा के माध्यम से जो है स्वदेशी वस्तु का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। वही बंगाल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। तो प्रश्न पूछे जाएंगे कि बंगाल में जो है बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप जो आंदोलन चलाए जा रहे थे तो उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वही पूछे जाएंगे, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे ही जाते हैं कि मद्रास में जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो चिदम्बरम पिल्लई। पंजाब में लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह। दिल्ली में कौन कर रहे थे, तो हैदर राजा। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन से जुड़े प्रमुख मुस्लिम नेता कौन कौन होते हैं। तो ये अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन और मुजफ्फर खान। स्वदेशी आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेताओं में जो है, प्रमुख मुस्लिम नेताओं में ये अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन और मुजफ्फर खान 3 प्रमुख नेता होते हैं जो शामिल होते हैं। क्योंकि जब बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है तो हिंदू मुस्लिम एक होकर बंगाल विभाजन का विरोध कर रहे होते हैं। लेकिन जब बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो जाता है और उसके बाद 6 आते आते जब पूर्वी बंगाल एवं असम क्षेत्र का लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रूमफील्ड फुल्लर बन जाते हैं, तो उन्होंने मुस्लिमों को अपनी ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से यह टिप्पणी करते हैं कि भारत में हमारी 2 पत्नियां हैं और निस्संदेह मुस्लिम पत्नियां मुझे काफ़ी प्रिय है। उसी तरह भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन कहते हैं कि बंगाल विभाजन से भारत के मुसलमानों में एक ऐसी एकता बनेगी जो मुगल काल में भी ऐसी एकता का मौका नहीं मिला हो। और इस तरह से जो है वायसराय और बंगाल यानी पूर्वी बंगाल एवं असम क्षेत्र के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मुस्लिमों को अपनी ओर आकर्षित करने एवं
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध स्वरूप एक संगठन बनाने के लिए जो है मुसलमानों को प्रेरित करते हैं और ऐसा कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये हिंदुओं का संगठन है, जबकि यह मुस्लिमों का नेतृत्व नहीं करती है। और इस वजह से उन्होंने एक अनुरोध करते हैं या ऐसा सुझाव देते हैं कि आप एक संगठन का निर्माण कीजिए और आपकी जो मांगे होगी, मतलब वायसराय बोलते हैं कि जो आपकी मांगे होगी मैं उसे पूरा करूंगा। और मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए जो है उन्होंने मुसलमानों को प्रेरित करते हैं। और अंग्रेज के समर्थक जो आगा खां होते हैं उन्होंने एक शिष्टमंडल लेके जो है शिमला में वायसराय से मिलने जाते हैं। उस समय तक जो है 1906 में वायसराय जो है मिंटो द्वितीय आ जाते हैं और उसके बाद जो है 30 दिसंबर 1906 की मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और ये जो है मुस्लिम लीग का स्थापना का दुष्परिणाम इतना होता है कि जब मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कर दिया जाता है और इसका प्रथम अधिवेशन जो है 7 में कराची में होता है और जबकि दूसरा अधिवेशन जो है अमृतसर में होता है। और अमृतसर में जब इसका दूसरा अधिवेशन होता है तो मुस्लिम उसने ये कहा कि भारत के मुसलमानों को एक ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमको ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना है एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करना है। और भारतीय मुसलमानों को इंस्पायर कर रहे थे कि ब्रिटिश सरकार को सहयोग किया जाए। और इस तरह से जो है मतलब आज़ादी तक जो है मुस्लिम लीग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करते रहती है। और जो है इसी दौरान जो है उन्होंने पाकिस्तान के मांग करते हैं और भारत को 2 खंडों में विभाजित कर दिया जाता है, पूर्वी बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान एवं पश्चिमी पाकिस्तान। तो ये मुस्लिम लीग का ही संगठन बनने का परिणाम होता है कि आगे चल के भारत 3 खंडों में विभाजित हो जाता है, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और भारत। तो इस तरह से मुस्लिम लीग का स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय कहते हैं कि मैंने नाग के बीज बोए हैं और इसका परिणाम बहुत भीषण होगा। वास्तव में ऐसा देखा गया कि मुस्लिम लीग की ही देन है कि भारत को 3 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। और इसी दौरान जो है पूर्वी पाकिस्तान है उसको इंदिरा गांधी के द्वारा जो 1971 में आज़ादी दिलाई गई और बांग्लादेश देश का सृजन हुआ। तो चलिए इसी के साथ बंगाल विभाजन से संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्न हैं उसको आगे देखते हैं। जैसे स्वदेशी आंदोलन से जुड़े ब्रिटिश पत्रकार कौन होते हैं? तो H.W. नेविंसन जो होते हैं वो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े ब्रिटिश पत्रकार होते हैं। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि स्वदेशी आंदोलन से जुड़े ब्रिटिश पत्रकार कौन थे? तो H.W. नेविंसन। स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत क्या होता है? तो वंदे मातरम। स्वदेशी आंदोलन के दौरान लोग जो है ये अपना वंदे मातरम बंगाल विभाजन नहीं चाहिए, इन सारी नाराओं का उपयोग करते हैं बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप एवं स्वदेशी आंदोलन के दौरान। एवं स्वदेशी आंदोलन की गति को तेज करने के उद्देश्य से रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो है अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा जाता है और यही जो गीत जो होता है बाद में जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बनता है। तो चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बंगाल विभाजन लागू कब हुआ। तो बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 से लागू हो गया और इस दिन जो है पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। तो शोक दिवस जो है रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी के कहने पे पूरे बंगाल में मनाया गया एवं लोगों के द्वारा उपवास रखा गया एवं गंगा स्नान किया गया एवं हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाने के लिए या हिंदू मुस्लिम एकता को प्रदर्शित करने के लिए जो है रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पे रक्षाबंधन यानी हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को इस दिन राखी बांधे, वंदे मातरम विभाजन नहीं चाहिए आदि के नारे लगाए गए एवं बंगाल विभाजन के विषय में गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि यह एक बेहद निर्मम भूल है एवं इन्होंने ही कहा कि यह हमारे घाव पर नमक की तरह है। तो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि बंगाल विभाजन के विषय में गोपाल कृष्ण के गोखले ने क्या कहा? तो बंगाल विभाजन एक बेहद निर्मम भूल है एवं यह हमारे घाव पर नमक की तरह है। इस विषय में सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या कहते हैं? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी बोलते हैं कि हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है, यानी वज्रपात की तरह गिरा है। अब हम चलते हैं दिल्ली दरबार के बारे में, यानी बंगाल विभाजन को रद्द कब किया जाता है?
तो दिल्ली दरबार का आयोजन जो होता है 12 दिसंबर 1911 को किया जाता है। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होते हैं और इसी ने यानी इन्होंने ही जॉर्ज पंचम की ओर से बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा करते हैं। तो बंगाल विभाजन की रद्द कब किया जाता है? तो 12 दिसंबर 1911 यानी 12/12/1911 को जो है बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया जाता है। तो ये पूछे तो किसके सिफारिश पे? तो अरुणडेल कमेटी के सिफारिश पे। अरुणडेल कमेटी के सिफारिश पे जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है और दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। उसी दिन जो है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली करने की घोषणा की जाती है और यह राजधानी जो है 1912 से भारत की राजधानी दिल्ली बन जाती है। तो इन सारे आयामों से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सारे चीजों को आप याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सभी प्रश्न हैं। तो चलिए इसके बाद जो है हम लोग अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।